દિવસે ને દિવસે એક બાદ એક પાકિસ્તાની અવરચંડાઈઓ સામે આવી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ ભારતીય જવાનોની દરિયાદિલીની એક ઘટના સામે આવી, જેમાં ભારતીય કોસ્ટગાર્ડના જવાનો પાકિસ્તાની નેવીના 2 જવાનોનો જીવ બચાવ્યો હોવાની માહિતી મળી। પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર પાકિસ્તાની બોટનું એન્જિન ફેલ થતા આ પાકિસ્તાનના જવાનો ડૂબી ગયા હતા। કુલભૂષણ મુદ્દે પાકિસ્તાની નાલાયકી સામે ભારતની ઇન્સાનિયતની આ ઘટના સામે આવી છે। શું આ ઘટના પરથી પાકિસ્તાન કોઈ શીખ લેશે? કુલભૂષણે ફાંસી સંભળાવનારા પાકિસ્તાનને ભારતે ઇન્સાનિયતની લપડાક મારી। કોઈ પણ કપરા સંજોગોમાં પણ ભારતીય જવાનોએ માનવતા છોડતા નથી। આપને જણાવી દઈએ કે કુલભૂષણની ફાંસી જાહેર થઈ તેના એક દિવસ પહેલાની આ ઘટના છે। એક તરફ પાકિસ્તાની કમાન્ડો ભારતીય માછીમારોનું અપહરણ કરવા આવતા હોય છે, ત્યારે બીજી તરફ આપણા જ જવાનોએ તેમના પ્રત્યે માનવતા દાખવીને મોટું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। સાથે સંદેશ ન્યૂઝ ચેનલ હેડ વિવેક કુમાર ભટ્ટ જોડાઈ ગયા છે। વિવેકજી, એક તરફ કુલભૂષણ સામે પાકિસ્તાનનો અત્યાચાર અને બીજી તરફ ભારતની ઇન્સાનિયત, હવે તો આ બંને ઘટનાને કેવી રીતે મૂલવી શકાય અને હવે પાકિસ્તાને ભારત પાસેથી શીખ લેવાની જરૂર છે? बिल्कुल जगदीश, इस पूरे लाइव में मैं 3 चीजें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली चीज कि कुलभूषण जाधव को जब फांसी की सजा दी गई उसके एक दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच IMBL इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर लाइन के पास गुजरात कोस्ट में करीब 1600 किलोमीटर का जो हमारा कोस्टल एरिया है, सरक्रिक के पास में एक बहुत बड़ा बनाव बना था। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात यह भी बताऊंगा कि कुलभूषण जाधव को फांसी देने के पीछे का षड्यंत्र क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान बेनकाब होगा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि आखिर भारत में भी तो ISI के एजेंट पकड़े गए हैं, तो उनका क्या हुआ। ये तीनों चीजों पे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और कई खुलासे करेंगे, कई सवाल भी खड़े होंगे और दुनिया देखेगी कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें या कह सकते हैं कि गंदे षड्यंत्रों के द्वारा किस तरीके से वो बिहेव करता है, किस तरीके से पूरा विश्व जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सबसे पहले तो इस वक्त जो आप टेलीविजन स्क्रीन पे जो विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल है IMBL के, यानी कि इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो समुद्री सीमा है उसे IMBL कहा जाता है। भारत की तरफ से कोस्ट गार्ड और नेवी वहां पर गश्त करते हैं और खास तौर पर कोस्ट गार्ड ये देखती है कि कोई पाकिस्तानी मरीन या पाकिस्तानी मछुआरे भारतीय जल सीमा में प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान मरीन सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि PMSA के जो जवान हैं, जो सेलर हैं, जो हमारे कोस्ट गार्ड की तरह उनका काम होता है, वो वहां पर तैनात रहते हैं। सरक्रिक से पास में करीब 100 नॉटिकल माइल हम कहें, वहां पर एक ऐसा बनाव बना जब भारतीय मछुआरों को पकड़ने के लिए ये पाकिस्तान के जो PMSA के जो सेलर्स हैं वो आ रहे थे, लेकिन वो हमेशा ये देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय मछुआरों को पकड़ के उनके जेलों में ठूस दिया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन एक हादसा हो गया उनके साथ में और उनकी बोट जो है वो डूब गई। इस दौरान पाकिस्तान मरीन सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ उस वक्त चाइना में बैठे थे और उन्होंने दिल्ली में हमारे कोस्ट गार्ड के DG को फोन किया और उन्होंने मदद की गुहार लगाई। ये सब कुछ ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ हो रहा है कुलभूषण जाधव की फांसी के एक दिन पहले। भारतीय DG ने, कोस्ट गार्ड के DG ने तुरंत यहां पर गुजरात कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया और दोनों जो सेलर जो डूबे थे, करीब 6 लोग डूबे थे, उसमें से 2 सेलर जो थे वो पाकिस्तान मरीन सिक्योरिटी एजेंसी के थे, दोनों को बचाया। कोस्ट गार्ड ने अपनी पूरी मेहनत के साथ में अपनी जान जोखिम में डालकर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के दोनों जवानों को बचाया। वो काफी पानी उनके शरीर में चला गया था, उनको कोस्ट गार्ड के शिप पे लाए, उनके शरीर से पानी निकाला, उनको फर्स्ट एड दी और उनको वापस सौंप दिया। तो ये उम्दा उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूं, ये वो उदाहरण है जो एक फौज को दूसरी फौज की तरफ रखना चाहिए। आज दिन तक देश में इतने सारे देश हैं, हर देश के किसी ना किसी के साथ सीमा शेयर होती है, हर पड़ोसियों के बीच में कोई ना कोई वाद विवाद रहता है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो हर फौज को एक इंसानियत भी दिखानी होती है, खास तौर पर जब युद्ध का माहौल ना हो, जब युद्ध ना चल रहा हो, शांति का समय हो, तो ये एक इंसानियत हर फौज रखती है जिसका बखूबी जो कह सकते हैं
कि हमें सलाम करना चाहिए कोस्ट गार्ड के जवानों के, उन्होंने इंसानियत निभाई। लेकिन दूसरी तरफ इसके ठीक 24 घंटे के बाद में पाकिस्तान ने एक भारतीय नागरिक जो एक्स नेवी ऑफिसर था, जिसके पास में पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है कि वो जासूस था या रॉ का एजेंट था, कुलभूषण जाधव मुंबई के रहने वाले हैं। 1977 में कुलभूषण जाधव ने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए पास किया और वो नेवी में बड़े ऑफिसर के पद पे तैनात हुए। वो रिटायर्ड हो चुके थे और वो ईरान में स्क्रैप डीलरिंग का बिजनेस करते थे। पाकिस्तान ने इनको किडनैप किया ईरान से और इनकी गिरफ्तारी जो है वो बलूचिस्तान में बताई। बलूचिस्तान में बताने के बाद में मिलिट्री कोर्ट बिठाई गई। अब ये मिलिट्री कोर्ट क्या होता है? जब दो देशों के बीच में जब युद्ध चल रहा होता है, उस वक्त दोनों देश जो एक दूसरे के जवानों को या सोल्जरों को गिरफ्तार करते हैं, उस वक्त जो फैसले आते हैं वो मिलिट्री कोर्ट देता है। इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं चल रहा है। ऐसे समय में मिलिट्री कोर्ट में किसी ऑफिसर को या ये कहें कि किसी भारतीय नागरिक को जो कि सिविल है, क्योंकि नेवी से रिटायर्ड हो चुके हैं कुलभूषण जाधव और वो एक स्क्रैप डीलिंग का बिजनेस करते थे, उनको एक नेवी का ऑफिसर बताते हुए, उनका मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल करते हुए, उनका झूठा वीडियो बताते हुए उन्हें यह साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने के लिए बलूचिस्तान में आए थे। उन्होंने यह भी साबित कर दिया, यह साबित कहां किया? उन्हीं के कोर्ट में, उन्हीं के लोगों के बीच, उन्हीं के ऑफिसरों के बीच ये तमाम चीजें सामने रख दी और मिलिट्री कोर्ट ने ठप्पा लगा लिया उसके ऊपर कि ये एक जासूस था, भारतीय जासूस था और उन्हें फांसी की सजा दे दी। ये फांसी की सजा देना या मिलिट्री कोर्ट में इस तरीके का एग्जीक्यूशन करना सबसे बड़ा गुनाह है अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चा करें। अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है? मिलिट्री कोर्ट युद्ध के समय में बैठे जाते हैं, मिलिट्री कोर्ट शांति के समय में नहीं बैठे जाते। अगर इनके खिलाफ कोई सबूत था तो भारत को देते। इनको फेयर ट्रायल तक नहीं दिया गया। कुलभूषण जाधव को अपनी बात रखने का कोई समय नहीं दिया गया। कुलभूषण जाधव के पास में अपना लॉयर रखने की कोई उनके पास में परमिशन नहीं थी। बस कुलभूषण जाधव को बार बार यह कहा गया कि आप मान लो कि आप रॉ एजेंट हैं। उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें काफी मारा पीटा गया और बाद में मिलिट्री कोर्ट ने अपने आप में यह बता दिया कि बस इनके और पाकिस्तान के आर्मी के जनरल हैं, उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिए। इस तरीके से कुलभूषण जाधव को एक षड्यंत्र के तहत, अब बहुत बड़ा सवाल यहां पे यह खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान ने यह षड्यंत्र क्यों रचा, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका हो चाहे बाकी के देश हो, तमाम लोग इस फांसी के खिलाफ है। इनफैक्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटे भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। अब जो पाकिस्तान देश अपने खुद के देश के प्रधानमंत्री को फांसी के तख्ते पर लटका सकता है, वो वहां पर न्याय की अपेक्षा करना ही लाजमी नहीं है। न्याय की अपेक्षा आप कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान कहने को लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर आज भी तानाशाही है। तानाशाही है वहां की आर्मी की। कुलभूषण जाधव को जब फांसी की सजा देगी, जब बहुत सारी चर्चा चली कि आखिर ऐसा पाकिस्तान ने क्यों कर दिया, अचानक से इस तरीके से कैसा स्टेप लिया, क्यों उसको फांसी की तख्ते पर लटका दिया गया, तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड, वो नेपाल के पास लुम्बिनी करके एक जगह है, नेपाल में ही जगह है, वहां से वो गायब हो गए हैं पिछले कई दिनों से। पाकिस्तान को यह शक है कि उसका किडनैपिंग भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ने किया है। तो वो अब ये चाहते हैं कि आप हमें दे दीजिए मोहम्मद हमीद को और आप ले लीजिए कुलभूषण जाधव को। कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारा एक ऑफिसर दो और आपका एक ऑफिसर लो की चक्कर चलाना यहां पर चाहता है और कहीं ना कहीं भारत के साथ एक सौदा करना चाहता है। लेकिन भारत ने ऐसे कोई ऑफिसर का किडनैपिंग किया ही नहीं है। भारत के पास ऐसा कोई ऑफिसर है ही नहीं, तो आखिर भारत कहां से देगा? झूठा आरोप लगाकर भारत के एक नागरिक को, ऑफिसर हम नहीं कहेंगे क्योंकि नेवी से वो रिटायर्ड हो चुके हैं और वो ईरान में स्क्रैप डीलिंग का बिजनेस करते थे। दूसरा, पाकिस्तान ने ऐसा कोई सबूत वहां पर पेश नहीं किया जिससे ये प्रूव होता हो कि एक रॉ एजेंट है। सबसे पहली बात कि अगर कुलभूषण जाधव एक रॉ एजेंट होते तो उनके पास कभी भारतीय पासपोर्ट नहीं होता। कोई व्यक्ति भारत का पासपोर्ट लेकर अपना नाम बदलकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नहीं रह सकता है। ये तो खुद पाकिस्तान जानता है।
और सारा विश्व जानता है कि इस तरीके से नहीं होता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे रिलेशन नहीं है या इस तरीके से वीजा नहीं मिलते हैं कि आप जाओ ऐसे घूम के वापस आ जाओ। अगर भारतीय पासपोर्ट पे कोई व्यक्ति पाकिस्तान में एंटर करता है तो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईएसआई के एजेंट्स, पाकिस्तान की सरकार और वो जिस जगह पे जाने वाले हैं वहां की पुलिस, ये तमाम लोगों की इसकी खबर होती है। जिस तरीके से भारत में होता है उस तरीके पाकिस्तान में भी होता है। तो ये जो गलत पासपोर्ट बताकर उसका नाम चेंज करके जिस तरीके से किया गया है, ये पाकिस्तान ने अपनी एक बहुत ही बड़ी बर्बरता, पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें और गंदे षड्यंत्रों का परिचय दिया है, जिसका अमेरिका ने भी इसका जो है वो कहीं ना कहीं इसका विरोध किया है। अब बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि आपने देखा कि भारत ने दरियादिली बताई, गुजरात के समुद्र किनारे में दरियादिली बताई। अगर भारत चाहता तो उन दोनों सेलर को अरेस्ट कर देता और उसके साथ में भी सौदा किया जा सकता था, लेकिन भारत ऐसे सौदे में विश्वास नहीं रखता। भारत फेयर ट्रायल में बात में विश्वास रखता है। अगर आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद कसाब की भी बात की जाए तो उसका भी ट्रायल चढ़ा है और पूरा ट्रायल चलने के बाद उसे फांसी दी गई है। उसका भी वकील था, एक आतंकवादी का भी वकील था जिसका सरेआम, जिसने कई लोगों को, 200 से ज्यादा लोगों को सरेआम कत्ल किया, उसको भी फेयर ट्रायल का चांस दिया गया। जबकि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को गलत तरीके से फंसाया है। आईएसआई एजेंट भारत में भी गिरफ्तार होते हैं, पाकिस्तान के जासूस भारत में भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मैं यहां पर 3 लोगों का जिक्र करूंगा। एक मुजीद करके पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट था जो भोपाल में रहता था। वो भारत में रह के पाकिस्तान के लिए जासूसी किया करता था। उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ केस चला, उसके सबूत रखे गए, उसको भी वकील दिया गया और फेयर ट्रायल के बाद भारत ने उसे 12 साल की सजा दी। फांसी की सजा नहीं, 12 साल की सजा दी। उसका जितना गुनाह था उतनी उसको सजा दी। 12 साल के बाद जब वो जेल से मुक्त हो गया, तब पाकिस्तान में जब उसे वापस भेजने की बात आई, तब पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हमारे देश का नागरिक है ही नहीं और हमको ये चाहिए ही नहीं। यानी कि पाकिस्तान ने खुद के आईएसआई के एक ऑफिसर को लेने से इनकार कर दिया और आज भी वो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट भारत में रह रहा है, भारत का खाना खा रहा है और भारत की पुलिस यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस उसका ख्याल रख रही है। वो वहां पे रह रहा है, उसको खाना दिया जा रहा है, उसे शेल्टर दिया गया है और तमाम तरीके से अब वो खुद आईएसआई एजेंट और पाकिस्तानी नागरिक नहीं चाहता कि वो अपने देश वापस जाए, क्योंकि उसके देश ने उससे स्वीकारने के लिए या उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ही मना कर दिया। तो ऐसे भी आईएसआई एजेंट, एक कुरैशी करके आईएसआई एजेंट था, वो अभी जेल में, उसका भी ट्रायल चला, उसको सजा दी गई और सजा याफ्ता है। ऐसे 3-4 लोग हैं। थोड़े दिन पहले आईएसआई एजेंट के तौर पर कच्छ में भी कुछ लोग पकड़े गए थे, लेकिन भारत कभी भी किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ के इस तरीके का एग्जीक्यूशन नहीं करता। और मिलिट्री कोर्ट तो हो ही नहीं सकता। मिलिट्री कोर्ट तो एक तरीके से कह सकते हैं इनलीगल है। अगर मिलिट्री कोर्ट तभी बैठ सकता है जब 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो, और ऐसे युद्ध जैसे हालात इस वक्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत की दरियादिली को पाकिस्तान ने हमेशा एक बड़ा तमाचा दिया है। भारत की दरियादिली को पाकिस्तान ने हमेशा अपनी गलत हरकतों द्वारा, गलत षड्यंत्रों द्वारा, अपनी बुराई के अंदाज के साथ में जो है उसने पेश किया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये बात समझ जाना चाहिए कि इस तरीके की बुराइयों का अंत जरूर आएगा, क्योंकि अब आज सारा देश एक हो गया है। देश का एक एक नागरिक, देश का एक एक बच्चा कुलभूषण जाधव की रिहाई की मांग कर रहा है। केवल भारत नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर या रक्षा विशेषज्ञों की बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, ये तमाम देश कहीं ना कहीं कुलभूषण जाधव को जो जल्दबाजी में फांसी दी जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए। पाकिस्तान आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहा है, उसके पीछे एक ही रीजन है। पाकिस्तान के साथ भारत ने बातचीत बंद कर दी है, पूरी तरीके से बातचीत बंद है, क्योंकि भारत ने कहा है कि आतंकवाद बंद करो तभी तुम्हारे साथ में बातचीत होगी। पाकिस्तान चाहता है कि भारत को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरीके के जो पैंतरे पाकिस्तान ने अपनाए हैं, वो पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत घुटने टेके और भारत उनसे बातचीत की पहल करे, भारत भीख मांगे कि हमारा कुलभूषण जाधव हमें वापस दे दो। लेकिन पाकिस्तान शायद इस बात को भूल रहा है कि भारत ने ना कभी घुटने टेके हैं, न भारत ने कभी भीख मांगी है। भारत अपने बलबूते पर कुलभूषण जाधव को वापस लाएगा। कुलभूषण जाधव के कई मित्र जो हैं, उनके कई बयान सामने आ रहे हैं,
77 के बैच के हैं, उनके कई लोग उनके साथ में। उन्होंने कहा वो कभी स्पाई रहा ही नहीं, अगर वो स्पाई होता तो कभी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि कुलभूषण जाधव जो हैं अपने उस दौर के सबसे उम्दा ऑफिसर थे। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा फिट, कई तरीके की आर्ट्स वो जानते थे, कई तरीके के पैंतरे वो जानते थे, लेकिन वो रिटायर हो चुके थे। बाकायदा वो ईरान में स्क्रैप डीलिंग का बिजनेस करते थे, कार्गो का बिजनेस करते थे, और वहां से किडनैप करके आईएसआई के एजेंटों ने उसे बलूचिस्तान में गिरफ्तारी बताकर भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ गंदा सौदा करने के लिए सारे काम किए हैं, जिसका पर्दाफाश है। लेकिन गुजरात के इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर लाइन IMBL के पास, गुजरात के कोस्ट एरिया पे कोस्ट गार्ड ने जो दरियादिली दिखाई, उससे पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सबक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उनकी भी बारी आएगी, आज नहीं तो कल उनके भी जवान भारत में घुसेंगे, आज नहीं तो कल उनके भारत में घूम रहे कई ISI एजेंट गिरफ्तार होंगे। लेकिन भारत अगर इस तरीके से एग्जीक्यूशन और फांसियां देना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की लाइन लग जाएगी। हमारा एक कुलभूषण उनके पास में है, पाकिस्तान के कई लोग, कई आतंकवादी, कई ISI एजेंट भारतीय जेलों में बंद हैं, और भारत चाहे उस वक्त ऐसे कई आर्मी के ऑफिसरों के ऊपर उनकी निगाह है जो उनका किसी भी वक्त उनका एग्जीक्यूशन वो भी कर सकते हैं। जी।